आज हम बेटा स्टडी करेंगे और एक एबायोटिक फैक्टर एंड दैट इज लाइट। बहुत ही सिंपल है बेटा, थोड़े बहुत पॉइंट्स हम लाइट में देखेंगे बेटा कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन पहला पॉइंट मैंने कहा था बेटा कि एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। उसके बाद मैंने कहा था वाटर, अब हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ए लाइट। ठीक है बेटा, तो लाइट को बेटा स्टडी करेंगे। अगर लाइट को बेटा देखेंगे, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट को बेटा अगर देखेंगे, देन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। सो जितनी भी लाइट बेटा आती है उसका सोर्स जो बेटा है दैट इज द सन। अगर हम बेटा ऐसे मान के चलेंगे कि सन से जो लाइट आती है, सन से बेटा लाइट आती है, हम मान के चल रहे हैं बेटा कि एक ऑप्टिमम लाइट बेटा हमें मिल रही है, एक अच्छी लाइट बेटा हमें मिल रही है, एक ऑप्टिमम लाइट बेटा मिल रही है। अगर ऑप्टिमम लाइट बेटा मिलेगी, व्हाट विल हैपन, तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस जो बेटा है वो ऑप्टिमम होगी, ऑप्टिमम होगी। हम मैक्सिमम भी नहीं कहेंगे, हम बेटा कहेंगे ऑप्टिमम होगी। और अगर फोटोसिंथेसिस बेटा ऑप्टिमम होगी, देन आई कैन से, मैं ये कह सकता हूं बेटा कि जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है बेटा, ये हमारे पास होगी ऑप्टिमम। और अगर प्रोडक्टिविटी बेटा प्लांट की ऑप्टिमम होगी तो हम कहेंगे बेटा जो एनिमल की प्रोडक्टिविटी होगी, जो एनिमल की प्रोडक्टिविटी होगी बेटा, एनिमल की प्रोडक्टिविटी बेटा ऑप्टिमम होगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा एनिमल की प्रोडक्टिविटी बेटा ऑप्टिमम होगी। और जब एनिमल की प्रोडक्टिविटी बेटा ऑप्टिमम होगी तो हम कहेंगे हमारे पास जो बायोडायवर्सिटी होगी बेटा, बायोडायवर्सिटी हमारे पास बेटा ऑप्टिमम होगी, या मैं कहूंगा बेटा हमारे पास एक मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होगी। तो इसका मतलब यह है कि लाइट का इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट जो बेटा है दैट इज डायरेक्टली ऑन द बायोडायवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो जितनी ऑप्टिमम लाइट हमें मिलेगी उतनी आपको बायोडायवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उतने आपको नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बेटा ज्यादा मिलेंगे। फिर से एक बार, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। अगर लाइट ऑप्टिमम होगी, अच्छी होगी, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी। अगर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी, प्लांट प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर प्लांट प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात है बेटा, एनिमल की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, यानी कि एनिमल्स भी बेटा ज्यादा होंगे। और जब एनिमल्स ज्यादा होंगे तो बायोडायवर्सिटी भी बेटा क्या होगी, बायोडायवर्सिटी बेटा बहुत ही ज्यादा होगी। तो ये पहला पॉइंट है लाइट के बारे में। दूसरा पॉइंट सुनिए लाइट के बारे में। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंक्रीज हो गई है बेटा। ऐसे में यहां पे दिखाऊंगा कि अब हमारे पास यहां पे बड़े बड़े प्लांट्स बेटा बन गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स बेटा ऐसे बन गए हैं, ऐसे बेटा बड़े बड़े प्लांट्स बन गए हैं, ऐसे बेटा बड़े बड़े प्लांट्स बन गए। ठीक है बेटा, अब समझना मेरी बात, ये प्लांट्स बहुत ही बड़े प्लांट्स है। और सन की लाइट जो बेटा आएगी ना, ये सन की लाइट बेटा डायरेक्टली बेटा इन प्लांट्स पे स्ट्राइक करेगी ऐसे। लेकिन ये बहुत ही बड़े प्लांट्स है, ये ऊपर से एक कवरिंग बेटा बनाते हैं, उसकी वजह से ये जो सन की लाइट है बेटा ये नीचे नहीं जा सकती है, ये ज्यादा बेटा नीचे नहीं जा सकती है। और जो यहां पे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे बेटा, छोटे छोटे प्लांट्स जिनको बेटा हम नाम देते हैं, यहां पे जो हर्ब्स होंगे और यहां पे जो बेटा श्रब्स होंगे बेटा, उनको ज्यादा लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो हर्ब्स और श्रब्स है बेटा, एक पॉइंट यहां पे सुनिए, इसको बेटा हम नाम देते हैं कैनोपी। ये जो छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स होते हैं बेटा, इन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया है, बात को समझना, इन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया है कि ये लो लाइट इंटेंसिटी पर भी बेटा फोटोसिंथेसिस कर सके, लो लाइट इंटेंसिटी पर भी बेटा ये फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, क्लियरली ये पॉइंट एनसीईआरटी में बेटा दिया गया है। अगर बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होगी, तो अगर हम एक कैनोपी की बात करेंगे जहां पे बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, तो जो भी सन की लाइट आएगी ना बेटा वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे एक वॉल सा बन गया, एक बाउंड्री सी बन गई, एक कैनोपी बन गई बेटा। उसकी वजह से जो छोटे प्लांट्स होंगे, हर्ब्स और श्रब्स बेटा, उनको ज्यादा लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। अगर ज्यादा लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी बेटा, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने खुद
खुद को बेटा अडॉप्ट किया है कि ये एक लो लाइट इंटेंसिटी पर भी बेटा फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में बेटा लाइट का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे में इसको बनाऊंगा इफेक्ट ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट हम बेटा दिखाएंगे किन पे दिखाएंगे, पहले दिखाएंगे बेटा प्लांट्स पे, ठीक है बेटा। अगर प्लांट्स में देखेंगे तो इफेक्ट किस चीज पे होगा बेटा, इफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस पे। तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होगा बेटा, होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर लाइट इंटेंसिटी बेटा ज्यादा होगी तो उस वक्त क्या होगा फोटोसिंथेसिस का, अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी उस वक्त क्या होगा। इसी तरह बेटा हम कहेंगे प्लांट्स में इफेक्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं फोटोपीराइडिज्म। और फोटोपीराइडिज्म बेटा आपने सुना होगा कि एक प्लांट को एक क्रिटिकल फोटो पीरियड चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं बेटा फोटोपीराइडिज्म। और इसमें हम बेटा 3 टाइप्स बनाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए, डे न्यूट्रल पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह बेटा हम देखेंगे एनिमल्स में बेटा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनिमल्स में क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट को बेटा समझेंगे, डिपेंड कर डिपेंड। अगर लॉन्ग डे प्लांट वो ना क्या प्लांट मज क्रिटिकल फोटो पीरियड 11 10 10 मगर वो लॉन्ग डे प्लांट गोबर मोन तिमन फोटो पीरियड ज्यादा पहमत जरूरत, दैट कैन बी ऑफ 13 आवर्स, दैट कैन बी ऑफ 14 आवर्स, दैट विल डिपेंड ऑन द प्लांट। लेकिन हम कहेंगे एक क्रिटिकल फोटो पीरियड के अबो या क्रिटिकल फोटो पीरियड के बिलो बेटा ये क्या करेंगे, ये फ्लावरिंग करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अगर लॉन्ग डे प्लांट होगा एक वन सगूर, हेलो आया समझ, मतलब इसे डिपेंड करा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा हम देखेंगे एनिमल्स में, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट समझेंगे, आप मान लीजिए बेटा मैं यहां पे समर ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पे बेटा मैं विंटर ले रहा हूं, ठीक है बेटा। 2 डिफरेंट सीजन्स मैंने लिए और आप देखोगे 2 डिफरेंट सीजन में बेटा टेम्परेचर वेरी होगा, लाइट इंटेंसिटी बेटा वेरी होगी, क्लियर। आप मैं ऐसे भी इसको कह सकता हूं, मैं यहां पे डे ले सकता हूं, यहां पे मैं बेटा नाइट ले सकता हूं, ठीक है बेटा। आप मुझे बताइए अगर हम समर या डे की बात करेंगे ना, अगर दूज काट करो, ठीक है, या तो समर की बात करेंगे, ऊपर मैंने सीजन लिखा, यहां पे मैंने डे और नाइट लिखा, ठीक है बेटा। अगर समर की बात करेंगे बेटा तो हम कहेंगे लाइट इंटेंसिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी ऐसा गोबर में कम कि लाइट इंटेंसिटी है ज्यादा, सोनक सार है लाइट इंटेंसिटी आसा है ज्यादा। अगर लाइट इंटेंसिटी ऐसा गोबर में ज्यादा ये चोनक न तिल सर हे टेम्परेचर आसा है ज्यादा, दोहस ना टेम्परेचर आसा ज्यादा, आज वुचो तुम टेम्परेचर से ज्यादा आसान दोहस एज कंपेयर टू नाइट। इसी तरह बेटा समर चल रहा है आज देखिए लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर हमें ज्यादा लग रहा है। वैसे वन से योड़ है गोबर में लाइट इंटेंसिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, चोनक सर लाइट इंटेंसिटी है विंटरस मज कम या नाइट मज कम, चोन गोबर में टेम्परेचर यूजन कम, टेम्परेचर यूजन कम। वो ये गई सीजनल वेरिएशन, ये गई सीजनल वेरिएशन। मगर अगर यथन वो ना यथन गई से वेरिएशन एक दोस्त, मतलब एक 24 आवर्स में आपने यहां पे वेरिएशन देखी डे और नाइट, इसमें आपने टेम्परेचर या लाइट जो है इंटेंसिटी की डिफरेंस देखी। इस डे और नाइट को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज डायूरिनल, इसको बेटा हम डायूरिनल का नाम देते हैं, क्लियर। अब देखेंगे एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है बेटा। एनिमल्स पे 3 इफेक्ट हो रहे हैं। एक इफेक्ट हो रहा है बेटा फोरेजिंग में, फोरेजिंग में बेटा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फोरेजिंग मतलब को खाना ढूंढने के लिए जाना बेटा, ठीक है, समझना मेरी बात। फोरेजिंग बेटा 2 टाइप्स की होती है, या तो ये बेटा नॉकटर्नल हो सकती है, नॉकटर्नल, या तो ये नॉकटर्नल हो सकती है, आप दिन में सोते हो, रात को आप जो खाना है वो ढूंढने के लिए जा रहे हो, ठीक है बेटा, जैसे बैट्स है हमारे पास। लेकिन दूसरे होते हैं डायूरिनल, क्या होते हैं बेटा, डायूरिनल। डायूरिनल हम कहते हैं जो दिन में बेटा खाना ढूंढने के लिए जाएंगे और रात को बेटा फिर वो आराम करेंगे, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट हो रहा है फोरेजिंग पे। दूसरा इफेक्ट हो रहा है बेटा, यहां पे लिखूंगा मैं, दूसरा इफेक्ट इनमें हो रहा है रिप्रोडक्शन पे। अब आप कहोगे सर
रिप्रोडक्शन पे कैसे लाइट का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी है बेटा जो पर्टिकुलर सीजन में बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में बेटा वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन पे भी बेटा लाइट का इफेक्ट हो रहा है। और एक इफेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए माइग्रेशन, उसको बेटा हम माइग्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। माइग्रेशन आपको सिंपली पता होगा, ये कश्मीर में विंटर ईवान बहुत सारे एनिमल्स है जो उस वक्त माइग्रेशन करते हैं उन कंट्रीज में जहां पे टेंपरेचर अच्छा होगा, क्लियर बेटा। या अगर आज टेंपरेचर ज्यादा है, कुछ एनिमल्स हाइबरनेशन में जाते हैं, कुछ एस्टिवेशन करते हैं बेटा, तो हम कहेंगे लाइट का इफेक्ट बेटा टेंपरेचर पे भी हो रहा है, ठीक है बेटा। तो क्लियरली इसको मैं समराइज करूंगा एक मिनट में बेटा। हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ द लाइट किस पे है, प्लांट पे। प्लांट की फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो सकती है लाइट से। फोटो पीरियडिज्म जो है वो डिपेंड कर रहा है लाइट फोटो पीरियड्स पे, आपको कितनी लाइट इंटेंसिटी मिल रही है, कितने टाइम तक मिल रही है, उसके हिसाब से बेटा जो प्लांट्स है वो फ्लावरिंग कर रहे हैं। एनिमल्स पे हम देख रहे हैं बेटा, एनिमल्स में फोरेजिंग में इफेक्ट हो सकता है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन में इफेक्ट हो सकता है, एनिमल्स में बेटा माइग्रेशन में इफेक्ट हो सकता है, क्लियर बेटा। अब इसका लास्ट एक पॉइंट एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट है बेटा कि अगर हम ओशंस की बात करेंगे, ओशंस की बात करेंगे बेटा, तो ओशंस में बेटा अगर एक ओशन हम लेंगे तो ओशन बहुत ही डीप होता है बेटा, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। तो क्या लाइट वहां पे पेंट्रेट करती है, अगर पेंट्रेट करती है किस हद तक बेटा पेंट्रेट करती है, और कहां तक उसमें प्लांट्स पाए जाएंगे, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए हमारे पास से एक वाटर बॉडी है, ठीक है, और बहुत ही गहरी वाटर बॉडी है। मैं इसको यहां से वाटर दिखा रहा हूं बेटा, सीधे एनसीईआरटी की लाइन को बेटा मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, सीधे एनसीईआरटी की लाइन को डिस्कस कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और यहां पे मान लीजिए बेटा यहां पे सन है, तो हम कहते हैं बेटा, यानी कि एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो सन की लाइट होती है बेटा, ये सिर्फ 500 मीटर तक बेटा पेनिट्रेट कर सकती है, 500 मीटर्स तक। तो यहां तक बेटा ये पेनिट्रेट कर सकती है 500 मीटर्स तक। इसके बाद बेटा यहां पे आता है क्लियरली एक डार्क जोन, यहां पे बेटा कोई लाइट नहीं पहुंचती है। जितनी भी लाइट इसकी वेवलेंथ है बेटा, वो सारी की सारी वेवलेंथ्स आपको कहां तक मिलेंगी, 500 मीटर तक बेटा, 500 मीटर तक आपको मिलेगी। लेकिन यहां पे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन अराइज किया है कि अगर 500 मीटर तक बेटा लाइट इंटेंसिटी पहुंच रही है सन से, आप बताइए कि सबसे, अब हम कंसीडर करेंगे ना ऐसे, अगर यहां से लेके यहां तक सनलाइट पहुंच रही है तो हम कंसीडर करेंगे ये सनलाइट का बॉटम है, यहां तक सनलाइट बेटा पहुंच सकती है बॉटम तक। इसने एनसीईआरटी ने क्वेश्चन रेज किया है कि हमें बताइए कि बॉटम पे बेटा यानी कि 500 मीटर पे आपको कौन सा एल्गे बेटा यहां पे मिलेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बेटा देखेंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द रेड एल्गी, उसको बेटा हम नाम देते हैं रेड एल्गी। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो आपको मिलेंगे क्लोरोफाइसी, क्या मिलेंगे बेटा, क्लोरोफाइसी। ये क्वेश्चन फिर आते हैं, फिर आपको मिलेगा बेटा पियोफाइसी, फिर आपको पियोफाइसी मिलेगा, उसके बाद बेटा आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे, और लास्ट में बॉटम में बेटा आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द रेड एल्गी। क्लियर बेटा, अगर आपने 11th में ये पढ़ा होगा। तो ये थोड़ा बहुत बेटा लाइट के बारे में था, क्लियर। लेकिन अब हमें बेटा इकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो बेटा है इसको ब्रॉडली समझना है, एक एक लाइन को एनसीईआरटी को समझना है। देखिए बेटा इकोलॉजी में एक चीज प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन जो बेटा है ना वो किसी भी तरीके से आ सकता है, और इसमें जो कंटेंट दिया है ना एनसीईआरटी ने, इसमें बहुत बढ़िया कंटेंट है, यानी कि इसने कंटेंट छक रही थी, इसको समराइज करना पड़ता है एक ही जगह पे, और मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में कि कहां कहां पे लाइन्स और पॉइंट्स थे बेटा, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम बेटा पढ़ेंगे उसके लिए मुझे दोनों चीजें चाहिए, एक रेस्पॉन्स और दूसरी बात आप गौर से मेरी बातों को बेटा सुनोगे, क्लियर। इसके बाद आपको सॉइल एक एबायोटिक फैक्टर पढ़ना था, लेकिन सॉइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 लाइन्स दी हैं एनसीईआरटी पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि आप उसको थोड़ा बहुत खुद देखेंगे, लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेस्पॉन्स, दैट इज रेस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स, रेस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। लेकिन पहले बात सुनिए बेटा, क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन कंसेप्ट बेटा आपका क्लियर होगा। रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स बेटा
एक लाइन दी गई है, मैं पेज नंबर बताऊंगा बेटा, इसका पेज नंबर है 223 और 13.1.2 बेटा इस टॉपिक पे लिखा है। क्लियर बेटा? रेस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, पहले इसने ये हेडलाइन ही बेटा गलत दी है। ठीक है, ये कह रहा है रेस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। रेस्पॉन्स मतलब है किसी चीज को रेस्पॉन्स देना। अरे यहां पे ये बता रहा है रेस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स को रेस्पॉन्ड करना है, कौन करेगा रेस्पॉन्ड? पहले ये लाइन ही बेटा गलत है। ठीक है, हमें ऐसे लिखना है इसको, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब बेटा आपको क्लियर हो रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों चेंज किया, रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है बेटा, तो समझिए बेटा, आप मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स है, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि जो ये एबायोटिक फैक्टर्स है, ये एबायोटिक फैक्टर्स बेटा एक इफेक्ट डाल रहे हैं, एक असर डाल रहे हैं बेटा। किन पे डाल रहे हैं? ये एक असर डाल रहे हैं बायोटिक ऑर्गेनिजम्स पे, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स पे बेटा ये अपना असर, अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास टेम्परेचर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, टेम्परेचर जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर है, ये टेम्परेचर बेटा इंक्रीज हो सकता है, ये टेम्परेचर बेटा डिक्रीज हो सकता है। समझना बात को, आज टेम्परेचर इंक्रीज है कि नहीं? दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहां पे देखे मेरी तरफ, इस वक्त बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो विचु में और वसान उनके फिड समझना मेरी बात। तो टेम्परेचर ने मेरे पे एक असर डाला, मेरे पे एक इफेक्ट डाला बेटा। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एबायोटिक फैक्टर है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये भी एबायोटिक फैक्टर है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म पे बेटा इफेक्ट दिखाएंगे। What will be the response of the organism towards the change, towards the changing in the abiotic factors? जो abiotic factors बेटा चेंज होंगे, उनके इफेक्ट के बारे में, या उनके इफेक्ट, जो इफेक्ट होगा एबायोटिक ऑर्गेनिज्म की रेस्पॉन्स क्या होगी, तो हम कहेंगे ये बायोटिक ऑर्गेनिज्म बेटा यहां पे एक रेस्पॉन्स दिखाएगा। इट विल शो एन रेस्पॉन्स। इसी को बेटा हम नाम देते हैं रेस्पॉन्स ऑफ किनकी? बायोटिक ऑर्गेनिज्म की। किनकी तरफ बेटा? एबायोटिक फैक्टर्स पे बेटा ये क्या रेस्पॉन्स दे सकते हैं, ये कौन सी रेस्पॉन्स बेटा यहां पे दिखाएंगे। क्लियर बेटा? यहां पे क्लियर हुआ? तो ये हमारा टॉपिक है रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है बेटा, इसी तरह और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो सकता है, बायोटिक ऑर्गेनिज्म इसको कौन सी रेस्पॉन्स देगा, इसको हम नाम देते हैं रेस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा दो टर्म्स को हम उठाएंगे। एक टर्म है यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक टर्म बेटा है जिसको मैं नाम दे रहा हूं इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरी टर्म है बेटा जिसको मैं नाम दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो दो टर्म्स है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बहुत ही इजी है। इंटरनल हम किसको कहेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा। अब सवाल यह है हम यहां पे एनवायरनमेंट क्यों लिख रहे हैं। मैं ऐसे बोलूंगा, एक ऑर्गेनिज्म का इंटरनल टेम्परेचर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का इंटरनल वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी, एक ऑर्गेनिज्म में इंटरनली ऑस्मोलैरिटी क्या होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक ऑर्गेनिज्म में इंटरनली पीएच कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर बेटा टेम्परेचर कैसा होगा, मेरी बॉडी के अंदर पीएच कैसा होगा, मेरी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, मेरी बॉडी के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, मेरी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
और यहां पे बेटा बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे बेटा एक्सटर्नली आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेटा टेम्परेचर क्या है, इस वक्त बाहर की तरफ टेम्परेचर क्या है, ठीक है। बाहर में आपको देखोगे वाटर में बेटा पीएच क्या होगा, वाटर में आयन कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा। इसी तरह आप देख सकते हो वाटर में ऑस्मोलैरिटी क्या हो सकती है, यानी कि बाहर की तरफ पे जो फैक्टर्स होंगे उनको आप नाम दोगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसको बेटा आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नाम दोगे। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में डाल दीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ हमें काम है। अगर एक्सटर्नल में चेंज होगी, इंटरनल में क्या होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर एक्सटर्नल में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, व्हाट विल बी द इंटरनल। अगर एक्सटर्नल में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, व्हाट विल बी द इंटरनल। तो एक रिलेशन में यहां पे बेटा निकालूंगा जिससे आपको एक क्लियरली बेटा अंडरस्टैंड होगा। आप मान लीजिए बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेटा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बेटा इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, मान के चलेंगे इंटरनल भी चेंज हो रहा है। मान के चले एक्सटर्नल से टेम्परेचर के साथ इंक्रीज, बिजा मैंने बॉडी में से अंदर टेम्परेचर इंक्रीज के साथ कच्चा समझवान। मैं कहूंगा इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या होगा बेटा, ये भी इंक्रीज होगा। अगर इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज गैस, व्हाट विल हैपन, एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी बेटा, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बेटा डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो हम कहेंगे यहां पे एंजाइम एक्टिविटी कम हो सकती है। अगर एंजाइम एक्टिविटी कम कैसे, तला मेटाबॉलिज्म क्या गैस है, मेटाबॉलिज्म क्या गैस, मेटाबॉलिज्म की एफिशिएंसी क्या होगी, मैं ऐसे लिखूंगा मेटाबॉलिज्म की एफिशिएंसी बेटा डिक्रीज होगी। और जब मेटाबॉलिज्म की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, देयर विल ऑकर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की बेटा डेथ हो सकती है। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेटा चेंज होगी, मान के चल रहा हूं कि आप 2 मिनट के मान लिए इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब कहा एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज होगा। आपकी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, मेटाबॉलिज्म एफिशिएंसी डिक्रीज, और आपकी फाइनली बेटा डेथ हो सकती है। तो बेटा मुझे बताइए आप कौन सा जुगाड़ लगाओगे। हमें जुगाड़ लगाने की आदत है ना, आप कौन सा जुगाड़ लगाओगे ताकि एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपके इंटरनल टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कौन सा जुगाड़ लगाओगे बेटा आप समझ रहे मेरी बात। तो आपको एक जुगाड़ लगाना है, जिस जुगाड़ से आप क्या करोगे बेटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर टेम्परेचर चेंज होगा, आप अपने इंटरनल टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट रखोगे। आप इंटरनल टेम्परेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। ऐसा कोई जुगाड़ आपको लगाना है ताकि आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब समझिए बात को, अगर आपका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एज कंपेयर टू बाहर की तरफ क्या होगा, उस वक्त देखेंगे बेटा क्या हो सकता है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हम जुगाड़ लगा रहे हैं, बुसना इसको जुगाड़ इथर बजा बासा था पन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन, इंटरनल टेम्परेचर विल इंक्रीज, नो, इंटरनल टेम्परेचर जो बेटा है ये आप कांस्टेंट रखोगे। जुगाड़ लगाना है हमें, समझना मेरी बात, हमें जुगाड़ लगाना है। अब कौन ऑर्गेनिज्म जुगाड़ लगा सकता है, कौन ऑर्गेनिज्म जुगाड़ नहीं लगा सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं हम कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर रख सकते हैं। व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम क्या होगी बेटा, हम कहेंगे एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इंक्रीज हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट विल बी द मेटाबॉलिक एफिशिएंसी बेटा, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी बेटा इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, या हम कहेंगे कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पे बेटा डेथ नहीं होगी, यहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, और यहां पे ऑर्गेनिज्म बेटा रिप्रोडक्शन करेगा। क्लियर बेटा, ये 2 क्वेश्चंस मैंने अराइज किए। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको देखना है ना कौन से ऑर्गेनिज्म्स है जो अपने बॉडी को या अपने आपके इंटरनल टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट रख सकते हैं, या आप कहोगे ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज होगा उनका भी इंटरनल एनवायरमेंट बेटा चेंज हो सकता है। क्लियर बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिन्होंने अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, समझना मेरी बात, जब भी हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना,
इकोलॉजी में हम दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जब भी हम ज्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक हम बात करेंगे टेम्परेचर की और दूसरी हम बात कर रहे हैं ऑस्मोलैरिटी की। ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन यहां तक मैं कह रहा हूं, अब जो ऑर्गेनिज्म्स है जिन्होंने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट रख रहे हैं, दैट प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें आप इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट रखते हैं, उस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। उसको बेटा हम नाम देते हैं होम्योस्टैसिस। उस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं होम्योस्टैसिस। अब बेटा आपको मुझे लग रहा है कंसेप्ट यहां पे क्लियर हुआ होगा कि हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है ये, इस क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ। लेकिन पहले बेटा बताइए कि आपकी रेस्पॉन्स क्या है अभी तक। या पैनासोनिक फैन इंस्टॉल करना है। क्लियर हुआ यहां तक बेटा। तो अब देखेंगे बेटा होम्योस्टैसिस किसको कहते हैं। देखिए बेटा, स्टैसिस आपको पता ही है बेटा। स्टैसिस का मतलब होता है स्टैटिक, एक ही जगह पे, यानी कि कांस्टेंट। स्टैटिक का मतलब हम रहेंगे कांस्टेंट या एक ही जगह पे रखना, ठीक है। होम्यो हम कहेंगे सेम, होम्यो हम कहेंगे सेम, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म्स जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बेटा एक पॉइंट पे कांस्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्या होगा, क्या चेंज होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। उस प्रोसेस को बेटा हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं और यही टर्म आपके एनसीईआरटी पे बेटा दी गई है। क्लियर बेटा। तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा व्हाट एक्चुअली हैपेंस। समझना मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये होम्योस्टैसिस। यहां पे देखिए बेटा, आप समझना मेरी बात, ये ऑर्गेनिज्म है यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑर्गेनिज्म है यहां पे, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म हम लेंगे बेटा कोई भी, हम ऑर्गेनिज्म को यहां पे बेटा लेंगे टॉम। टॉम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटा। देखिए क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, आप मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो टॉम है ना बेटा, टॉम जो है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को बेटा रख रहा है कांस्टेंट। क्या रख रहा है, कांस्टेंट। क्या रख रहा है बेटा, कांस्टेंट। ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को बेटा चेंज होने नहीं देता है, ये पॉइंट है। ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज होने नहीं देगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज होने नहीं दे रहा है। ये इसको रख रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे रख रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं कह सकता हूं कि टॉम वो ऑर्गेनिज्म है जिसने अपने इंटरनल टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट बनाया, जिसने अपने इंटरनल टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट रखा। तो इसने क्या किया बेटा, ये जो चेंज यहां पे हुई, इसने इस चेंज को बेटा रेजिस्ट किया। क्या किया बेटा, रेजिस्ट किया। इसने अपने आप को चेंज होने नहीं दिया, इंटरनल टेम्परेचर को बेटा चेंज होने नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूं बेटा द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द चेंज, टू रेजिस्ट द चेंज, जो चेंज को बेटा रेजिस्ट करेगा, इज कॉल्ड एज, उसी को बेटा हम नाम देते हैं होम्योस्टैसिस। क्या नाम देंगे बेटा, होम्योस्टैसिस। आप चाहते हो कि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मैं एक्सटर्नली बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। तो आप क्या कर रहे हो, जो मैं एक्सटर्नली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, आप उसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहे हो। आप कह रहे हो नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करूंगा, मुझे चेंज नहीं करना है। तो आपने चेंज को रेजिस्ट किया, आपने कहा कि मुझे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। इसी प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं होमोस्टैसिस। समझ रहे हो मेरी बात, सेम रखना, कांस्टेंट रखना बेटा, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं होमोस्टैसिस। फिर से कहूंगा, टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द चेंज, जो चेंज को रेजिस्ट करेगा, इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। उसको बेटा हम होम्योस्टैसिस का नाम देंगे। क्लियर, मुझे लगता है यहां तक बेटा सबको क्लियर हुआ होगा।
अब हम देखेंगे बेटा, बात को समझिए, हम देखेंगे अब जितने भी ऑर्गेनिज्म्स इस दुनिया में है, ठीक है बेटा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बड़ी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स है बेटा, कैट है, डॉग है, इसके बगैर प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, एक्वेटिक लाइफ है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स है। ये अब रेस्पॉन्स कैसे देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इनके खिलाफ बेटा इनमें रेस्पॉन्स कैसे आती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है ना, इन्होंने 5 तरीके ढूंढे, क्या ढूंढे बेटा, इन्होंने 5 जुगाड़, मैं यूं कहूंगा इन्होंने 5 जुगाड़ ढूंढे बेटा, 5 टाइप्स ऑफ जुगाड़्स, 5 टाइप्स ऑफ जुगाड़्स जो है वो इन्होंने ढूंढे ताकि ये रेस्पॉन्स देंगे एबायोटिक फैक्टर्स को। अब वही जुगाड़्स बेटा हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कौन कौन सा जुगाड़ है बेटा, 5 टाइप्स के जुगाड़ है बेटा, लेकिन मैं पहला टाइप ऑफ जुगाड़ यहां पे डिस्कस करूंगा, और जो पहला टाइप ऑफ जुगाड़ है बेटा, उस जुगाड़ को नाम देते हैं बेटा, उनको नाम देते हैं हम रेगुलेटर्स, उनको बेटा हम रेगुलेटर्स का नाम देते हैं, रेगुलेटर्स। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो रेस्पॉन्स देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को, ठीक है, उनको हम, लेकिन उनका जो जुगाड़ है ना, उस जुगाड़ को हम नाम देते हैं रेगुलेटर्स। क्या नाम देते हैं? रेगुलेटर्स, ठीक है। पहले रेगुलेटर को बेटा समझेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने ये भी मैसेज की थी, पैनासोनिक फैन, ठीक है, फैन लगा लीजिए, ठीक है बेटा। अगर आप फैन देखोगे ना बेटा, फैन में 2 चीजें होती हैं, आख फैन स्विच, ये फैन याला, मगर तम पे फैनस ब्या गोल हूँ, ये फैन यह रेगुलेट कर वो रेगुलेट कर मतलब गो य कम ज्यादा कह या ज्यादा इंक्रीज या कर बंद, दैट डज नॉट मीन रेगुलेशन। रेगुलेशन वनो रेगुलेटर कम थवक फैन बराबर तथ कांस्टेंट स्पीड पे ये कांस्टेंट स्पीड पे जरूरत, अदरवाइज न करक डिक्रीज ज्यादा न करक ज्यादा इंक्रीज, थवक अकिस कांस्टेंट चीजस पे, कत समझोन। सो वो ऑर्गेनिज्म्स, ऐसे बात को समझे, वो ऑर्गेनिज्म्स जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, अब इजी होगा, जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को या मैं कहूंगा सिंपली इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को बेटा क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को बेटा कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? कांस्टेंट रखेंगे, डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर की तरफ टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ये ऑर्गेनिज्म यहां पे है, इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा बेटा, ह्यूमन की बात करेंगे, इट विल रिमेन 30 डिग्री सेल्सियस। आप इसको बेटा 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए, ये फिर भी रहेगा 37। आप इसको बेटा -20 तक ले जाइए, ये फिर भी रहेगा 37। आप इसको -30 तक ले जाइए, ये फिर भी रहेगा 37। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने क्या किया, हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को यहां पे रेगुलेट किया, कांस्टेंट रखा, ना कम होने दिया ना ज्यादा होने दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को बेटा नाम देते हैं रेगुलेटर्स। तो ये एक रेस्पॉन्स है टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन आप अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रेगुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा रख रहे हैं। क्लियर? हमारे लिए 37 डिग्री है, दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के लिए शायद 37 नहीं होगा, उनके लिए कोई और होगा, उस और ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा कुछ और हो सकता है। तो इनको बेटा हम नाम देते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है। तो रेगुलेटर पहली रेस्पॉन्स है, ठीक है बेटा। अब समझिए मेरी बात, जो क्वेश्चन आपको नीट में मिलता है ना, वो ऐसे नहीं मिलता है, वो आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है, ठीक है बेटा। आप देखिए, यहां पे देखिए बेटा, हमारे पास 2 एक्सिस है, मैं यहां पे एक एक्स एक्सिस ले रहा हूं, ये बेटा है वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। एक्सिस जो होती है ना, ये एक्स और वाई जो होता है, ये 2 वेरिएबल्स होता है बेटा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अगर हम देखेंगे बेटा, तो हम कहेंगे यहां पे मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहां पे बेटा टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। मैं कह रहा हूं बेटा, यहां पे हम रखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, यहां पे बेटा रखेंगे 20, यहां पे बेटा रखेंगे 30, फिर रखेंगे बेटा 40, फिर रखेंगे बेटा 50, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे बेटा हम चलेंगे। लेकिन जो यहां पे ये वाली एक्सिस है बेटा, इस पे हम रखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट या रखेंगे इंटरनल टेम्परेचर बेटा। क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे रखेंगे 10, यहां पे रखेंगे 20, यहां पे बेटा रखेंगे 30, यहां पे बेटा रख के 40 और यहां पे बेटा रखेंगे 50। क्लियर बेटा? अब समझना मेरी बात, ये इसका ऑरिजिन हुआ, ये हुआ बेटा 0 ऑरिजिन है। अब मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेटा, यहां पे हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। बताएं ह्यूमन बीइंग में टेम्परेचर क्या होता है? 37। मैं कह रहा हूं बेटा बाहर की तरफ 10 डिग्री है, मुझे बताएं ह्यूमन बीइंग में क्या होगा टेम्परेचर? 37। बाहर की तरफ अब 20 डिग्री हो रहा है, आपका फिर भी कांस्टेंट रहेगा।
समझ लो मेरी बात। आपका 30 हो रहा है, आपका फिर भी कांस्टेंट रहेगा। आपका 40 हो रहा है, फिर भी कांस्टेंट रहेगा। आपका 50 हो रहा है, फिर भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह रहे हैं बेटा, जो रेगुलेटर्स होंगे ना, आप एक्सटर्नली कितनी भी चेंज करो, लेकिन ये अपना इंटरनल 37 पे ही रखेगा, एट 37 पे रखेगा। इसीलिए एनसीईआरटी में बेटा रेड लाइन से वो ग्राफ दिया गया है, वहां पे 3 ग्राफ बेटा दिखाए गए हैं एक ही जगह पे, लेकिन ये वाला ग्राफ जो है ना, इट इज फॉर द रेगुलेटर्स, ये बेटा रेगुलेटर्स के लिए है। आप चेंज कीजिए 50 तक भी जाइए, लेकिन आपके बॉडी का 37 ही रहेगा। क्लियर बेटा? तो इनको हम बेटा नाम देते हैं रेगुलेटर्स, और ये रेगुलेटर्स का ग्राफ है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके एग्जांपल्स, रेगुलेटर्स की एग्जांपल्स बेटा क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेगुलेटर्स? रेगुलेटर्स में कौन कौन से एग्जांपल है? ठीक है बेटा, पहली बात, कोई भी प्लांट ऐसा है ही नहीं जो बेटा रेगुलेटर है। अगर प्लांट की बात करेंगे ना, कोई भी प्लांट ऐसा है ही नहीं जो रेगुलेटर है, तो हम कहेंगे बेटा नन ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटर, नन ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटर, नन ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटर। कोई प्लांट बेटा रेगुलेटर नहीं है। क्लियर बेटा? सो ये पहली एग्जांपल है। एग्जांपल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी एग्जांपल है बर्ड्स और मैमल्स, जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं बेटा, बर्ड्स और मैमल्स बेटा रेगुलेटर्स है। ये बेटा रेगुलेटर्स हैं, इनको हम बेटा रेगुलेटर्स का नाम देंगे। ठीक है, अब थोड़ी बहुत बेटा इसको इलाबोरेट करेंगे। यहां पे आइए बेटा, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, किसकी? एनिमल किंगडम की बेटा बात करेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम में आपको 11 फाइलम्स मिलेंगे, 11 फाइलम्स बेटा मिलेंगे। ठीक है, पॉरिफेरा से लेके बेटा कॉर्डेटा तक आपको 11 फाइलम मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा पॉरिफेरा से लेके कहां तक बेटा? कॉर्डेटा तक आपको कितने मिलेंगे? कॉर्डेटा तक आपको मिलेंगे बेटा 11 फाइलम्स। अगर कॉर्डेटा को बेटा देखेंगे, उसमें आपको 3 मिलेंगे बेटा। कॉर्डेटा में 3 मिलेंगे। एक मिलेगा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा आपको मिलेगा सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा आपको मिलेगा बेटा दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा, अगर वर्टिब्रेटा को बेटा आप देखोगे, वर्टिब्रेटा में आपको 5 ग्रुप्स मिलेंगे बेटा। इसमें आपको मिलेंगे एम्फीबियंस, ठीक है बेटा, इसमें आपको मिलेंगे रेप्टाइल्स, ठीक है बेटा, इसमें आपको बेटा मिलेंगे फिशेस, और भी है इसमें बर्ड्स बेटा मिलेंगे, आपको बर्ड्स मिलेंगे, और लास्ट में आपको इसमें मिलेंगे मैमल्स, इसमें बेटा आपको मिलेंगे मैमल्स। बात को समझना, यहां पे जो ये बर्ड्स और मैमल्स है ना बेटा, ये बेटा रेगुलेटर्स है, इनको बेटा आप रेगुलेटर्स का नाम दोगे। ठीक है, और ये बेटा वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी है, ये बेटा वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी है, या ये बेटा रेगुलेटर्स है। अब एक लास्ट एग्जांपल है बेटा, लास्ट वन जो एनसीईआरटी पे दी गई है बेटा, उस एग्जांपल को यहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिखाई है बेटा, सम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स, या मैं ऐसे कहूंगा सम लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड सम बहुत ही कम, एंड सम वर्टिब्रेट्स जो बेटा है वो रेगुलेशन दिखाते हैं, एंड सम वर्टिब्रेट्स शो, और ऐसे में लिखूंगा और रेगुलेटर्स, ये बेटा रेगुलेटर्स है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाता है फिर कि रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? नन ऑफ द प्लांट ऑलमोस्ट इज अ रेगुलेटर, बर्ड्स एंड मैमल्स बेटा रेगुलेटर्स है, और सम लोअर इनवर्टिब्रेट्स और सम वर्टिब्रेट्स जो है बेटा वो यहां पे रेगुलेटर्स है। ठीक है बेटा, इसके बारे में अब हम कल और डिस्कस करेंगे बेटा, और देखेंगे इसमें कि इसमें हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, कल मैं बात करूंगा मैमल्स की, मैमल्स कहां कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे से इसको लिखा है। होप कि आपने एनसीईआरटी को कवर किया होगा। जल्दी से रेस्पॉन्स कीजिए कि आज का टॉपिक आपको कितना समझ में